हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अदनान बुलंद खान और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर लाइट जो फिजिक्स के अंदर आता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या होती है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये जो जैसे लाइट का सोर्स कहाँ से होता है, मतलब सोर्स क्या है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लाइट निकल रही है ना, जहां से भी, जैसे सन है तो वहां से निकल रही है तो उसे बोलेंगे सोर्स। ठीक है। कैंडल है, कैंडल से लाइट निकल रही है तो उसे बोलेंगे सोर्स। अब दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक तो नेचुरल सोर्स जैसे सन हो गया, एक मैन मेड सोर्स, ठीक है, जैसे कैंडल हो गई। तो इस तरीके से सोर्स का रहता है। ये सिर्फ आइडियाज हैं। जो जो चीज एग्जाम में आएगी ना, उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना रहेगा हमें। ये एक ओवरव्यू रहता है ना। तो मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में, आपको याद क्या करना है और फोकस किसके ऊपर ज्यादा करना है, तो ये समझते जाइए। रे क्या होती है, टर्मिनोलॉजी है ना। रे क्या होती है? तो रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। आपने एक लाइट की जो बीम मतलब किरण है ना, लाइट की रे स्ट्रेट लाइन में, उसे आप रे बोलते हो, है ना। लाइट की सीधी जैसे ये जा रही है तो ये एक रे है। ठीक है। अब यही चीज अगर मैं क्या करूं, यही चीज के अंदर एक, दो, तीन, है ना, ये इतनी सारी मैं रेज भेज दूं तो इन सबको एक साथ क्या कहेंगे हम? बीम कहेंगे, है ना, बीम। तो अब मिरर क्या होगा? मिरर आपने देख रखा है, सुबह सुबह उठ के फेस देखते हैं हम अपना। तो मिरर क्या है? एक पॉलिश सरफेस रहती है ग्लास के ऊपर, जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और वो फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। ओके। इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लाइट की? तो ये कभी कभार स्टेट बोर्ड के अंदर पूछ ली जाता है, सीबीएसई की बोर्ड के अंदर तो कम पूछा जाता है। तो वो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताइए। तो आपको बताना है कि भाई ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। मीडियम का मतलब अब धीरे धीरे समझेंगे। जैसे एक हवा है, ये एक मीडियम है, पानी होता है वो एक मीडियम होता है। ठीक है। और वैक्यूम होता है वो एक अलग चीज है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक। तो इस लाइट को है ना, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में भी आराम से ट्रेवल करती है। तो ये याद रखिएगा आप, है ना, स्टेट बोर्ड वाले स्टेशन। और कॉन्सेप्ट बनाना है ही सबको। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है। इसके बाद लाइट का दो नेचर होते हैं ना, ड्यूल नेचर होते हैं। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि दो नेचर कैसे होते हैं। ये वेव की तरह बिहेव करती है, वेव मतलब वेव इस तरीके से, और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। तो ये बात का कॉन्सेप्ट है, बस ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ड्यूल नेचर की तरह बिहेव करती है। हम 12th में पढ़ेंगे ये चीज। इसके बाद लाइट जिसके ऊपर पड़ेगी उसके पीछे क्या होगा? शेडो आ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत काम में आएगी, है ना, सीबीएसई, आरबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के। तो 3 × 10⁸ और यूनिट जरूर याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट ही है। इसके बाद आएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछे चल जाता है, ये भी स्टेट बोर्ड के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, मगर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जरूरी है, सीबीएसई वाले भी देखें इसको। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बोला गया है कि भाई एक इंसिडेंट लाइट आ रही है ना, रे बेसिकली, और मिरर है यहाँ पे, ये टकरा के वापस जा रही है। ओके। ठीक। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, है ना, टकराई गई, टकराई गई, टकराई गई, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। ये समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो एक लाइट आई, ये एयर मीडियम है ना, एयर है ये, तो एयर के अंदर से आई और एयर के अंदर ही रिटर्न बैक हो गई, तो इसे बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्शन। तो यहां पे दे रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके। चलिए, तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके ऊपर क्या करा साइंटिस्ट ने? फिनोमेना मतलब लॉज दे दिया, है ना। तो ये लॉ जो है ना, ये पूछा जाता है स्टेट बोर्ड के अंदर स्पेशली, और कॉन्सेप्ट बनाना है तो
सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में देखना रहेगा। तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या लॉज हैं? तो दो लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट एंगल क्या होता है? देखिए, ये लाइट यहां से आई, ये यहां टकराई, तो ये यहां चली गई। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। लॉस के अंदर क्या करा है? यहां पे एक परपेंडिकुलर डालोगे आप, जहां पे ये टकरा रही है ना, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। उसको क्या बोलोगे आप? उसे बोलोगे आप, इस परपेंडिकुलर को क्या बोलोगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे आप? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है और ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इनके बीच का जो एंगल होगा ना, उसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और उसे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे जा समझ में आपकी बात? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? यहां टकराई और ये यहां मूव कर गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो इसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया आर, ये आ गया आई। तो आपसे बोला क्या गया है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कह रहा है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ हो गया। टकराएगी, नॉर्मल है, उधर जाएगी, ये दोनों इक्वल रहेंगे, है ना? सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे जो ये आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये इधर जो जा रही है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। ये दूसरा लॉ है। प्लेन मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखना है, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले तो याद रखें, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो ध्यान रखें, इनका कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे टीचर आगे बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको पता हो जाना चाहिए, अच्छा ये नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल की बात कर रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता हो जाना चाहिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीच के एंगल की बात कर रहा है। तो ये याद रखना है आपको, एक एक डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम में आए नहीं आए आपको याद जरूर रखना है, ताकि कॉन्सेप्ट उसी से सही होता है। ठीक है, तो एक दो चीज और, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसकी टर्मिनोलॉजी में, तो इसे आप कन्वर्जन अपनी भाषा में कर लें, हिंदी उर्दू जो भी भाषा है आपकी उसमें कन्वर्ट कर लें, इसे लिख लें अपने नोट्स के अंदर। इंग्लिश लिख लें, उसके साथ साथ हिंदी लिख लें, उर्दू लिख लें, जो भी लिखना है वो लिख लें। और ये लॉ जो है ना, वो सब सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो आई होप ये लॉ आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब यहां आएगा व्हाट एन इमेज। अच्छा, हम एनसीईआरटी को रेफरेंस लेते हुए चल रहे हैं। एनसीईआरटी में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला टॉपिक है, तो हम उसे लेके चल रहे हैं। उसके अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं, वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर दूसरा टॉपिक आएगा एनसीईआरटी का। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी खोल के पढ़िएगा ये जब वीडियो देख रहे हो। व्हाट्स एन इमेज, इमेज क्या है? तो इमेज के बारे में क्या बताया गया है? हम क्या है, मिरर के आगे खड़े होते हैं, हम देखते हैं अपने आप को, तो वो इमेज होती है जो देख रहे हैं हम। अब वो क्या होती है? इमेज में बी डिफाइंड एज द, है ना, एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, है ना, लाइट रे यहां से आ रही है, कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो या तो ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है एक जगह, तो उसे आप क्या बोलोगे? आप इमेज बोल दोगे। ठीक है, ये टकराई और ऐसा लगेगा आपको, ये वापस देखोगे तो मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इमेज की थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये ज्यादा आती नहीं है। खाली इमेज क्या होती है ये थोड़ा सा आपको समझना रहता है। असली जो चीज है वो होती है रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये पूछा जा सकता है स्टेट बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड वालों को कॉन्सेप्ट बना के रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज। वर्चुअल क्या होती है? वर्चुअल इमेज। नाम क्या है? रियल, मतलब रियल होना चाहिए। वर्चुअल क्या है? वर्चुअल, आभासी, है ना, जो वर्चुअल हो, इंग्लिश की डेफिनेशन है। तो रियल इमेज के अंदर क्या होता है? जो भी रियल इमेज होती है वो स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है। अब ये स्क्रीन के ऊपर मिलना क्या है? तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक वीडियो आपको बना के डाल दूंगा कि स्क्रीन के ऊपर कैसे इमेज मिलती है। ठीक है, होगा क्या, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना रहेगा, एक आपने मिरर ले लिया, ठीक है, इस तरीके का, या इस तरीके का ले लेते हैं। तो आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की यहां टकराई लाइट, और ये ऑब्जेक्ट यहां बन गया, मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो ये यहां पे जब बनेगा ना, तो आप एक व्हाइट पेपर लेके इसे अगर यहां लगा देंगे तो उसके ऊपर दिख जाएगा वो। और वो कैसे दिखेगा? आप क्या करिएगा, एक कैंडल लीजिएगा, एक मिरर लीजिएगा, थोड़ा सा कर्व वाला, है ना, कौन केव मिरर लीजिएगा। जब ये कैंडल जलेगी तो ये यहाँ कैंडल दिखेगी आपको व्हाइट पेपर के ऊपर। ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं इसके अंदर एड ऑन कर दूंगा, या डेमोस्ट्रेशन वाली वीडियोस में डाल दूंगा, तो वो आप जरूर देखें। तो स्क्रीन के ऊपर बन जाएगी, ये रही स्क्रीन, स्क्रीन पे बन जाएगी। और कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी, है ना, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और कैसे? फॉर्म व्हेन लाइट एक्चुअली मीट, और लाइट एक्चुअली मीट होगी ना, तब बनेगी ये। वर्चुअल में क्या होगा? वर्चुअल के अंदर हम ये वाला मिरर ले लेंगे, या स्ट्रेट जो होता है हमारा वो ले लेंगे। उसमें क्या होता है, हमारा जो बंदा होता है उसकी जो इमेज बनती है वो यहां बनती है, मिरर के अंदर के साइड, अंदर के साइड बनती है, ये रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आती। तो हम यहाँ वाली जो इमेज बनती है ना अंदर, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, उसे हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज, है ना, कैन नॉट ऑब्टेन बाय ऑन स्क्रीन, तो उसे बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। हम इसे वीडियो के अंदर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे समझ में आ गया होगा। और ये कैसे बनती है? इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है, सीधा, ठीक है, ये नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्निक बता देता हूँ। आप इसके लिए, जब आपको ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी नहीं आए, तब आप क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे और उसके अंदर वो टर्मिनोलॉजी लिखें, और उसका मीनिंग लिखें, और वर्ड सेंटेंस के अंदर भी लिखें। उससे फायदा ये होगा, आपको याद हो जाएंगी, टर्मिनोलॉजी याद हो गई तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहेगी। और अगर घूम के भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये कहाँ बनती है? फॉर्म व्हेन लाइट अपीयर्स टू मीट। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है ये जब यहाँ बन रही है ना, तो ऐसा लगता है कि यहाँ लाइट मीट कर रही है, तो बन रही है, ठीक है। तो ये रियल और वर्चुअल के अंदर ये डिफरेंस रहता है, इसे याद कर लीजिएगा। सीबीएसई के अंदर जो लोकल टेस्ट होता है ना, है ना, टेस्ट 1 टेस्ट 2, उसके अंदर ये पूछ लेते हैं। मेन एग्जाम में नहीं पूछते, मेन एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछते हैं, मगर उस एग्जाम में जो लोकल होता है ना, टेस्ट 1 CT1, उसमें पूछ लेते हैं। और आरबीएससी में तो ये वहां मेन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। डेमोस्ट्रेशन में कर दूंगा और ऐड कर देंगे हम। इसके बाद हमारे पास आएगा, डेमोस्ट्रेशन के बाद, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो किस तरीके से जो प्लेन मिरर होता है ना, उसके अंदर आप इमेज बनेगी बेसिकली। तो हम जनरली देखते हैं कि हम खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है वो उधर लेफ्ट हैंड दिखता है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, और इमेज सेम ही होती है। अब यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ इमेज इज सेम, सेम रहेगी। हम खड़े होते हैं आईने के सामने, मिरर के सामने, सेम रहती है। ऑब्जेक्ट के सेम इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जैसा साइज है वैसे ही रहता है। इमेज ऑप्टेन जो होती है वो मिरर के अंदर वर्चुअल होती है, वो वापस टकरा के इधर स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। इसके बाद इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब हमारा सीधा हाथ उधर उल्टा दिखता है, उल्टा सीधा दिखता है, इस तरीके से लेटरली इन्वर्टेड होती है वो। तो याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये आरबीएससी के अंदर या स्टेट बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। सीबीएसई के अंदर कॉन्सेप्ट जरूरी है। इमेज क्या होगी? सीधी होती है, उल्टी नहीं होती, इरेक्ट होती है, सीधी। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो इमेज जो बनेगी ना, वो सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, है ना। इमेज ऑब्टेन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट जितनी, ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उतना ही पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये रहता है इसका फंडा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब रे डायग्राम हम देखें एक रफ आइडिया के लिए।
तो क्या होता है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से ये टकराया और ये वापस आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसे आपको इमेज कहाँ दिखेगी, यहां दिखेगी। तो ये रे डायग्राम बना ली। अब इसके बाद ऑफ मिरर, ये फिजिक्स का चैप्टर है और उसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। तो देखते हैं तो किस किस तरीके से मिरर होता है। प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है ना। प्लेन मिरर तो हम रोजाना देखते हैं जिसके अंदर अपना चेहरा होता है। स्फेरिकल मिरर होते हैं जो कि थोड़े से स्पेशल होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर किस तरीके से होते हैं, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तो जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी ना वो कर्व्ड होगी, उसे स्फेरिकल बोलेंगे। कौन कौन से टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे जो पॉलिश होगी, जो सिल्वर पॉलिश होती है ना, वो अंदर की साइड होगी। ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। और कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर में ये बाहर की तरफ पॉलिश होगी और रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिरर होते हैं। इनको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी बताई जाती है कि ये है डाइवर्जिंग मिरर है ना। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब यहाँ टकराएगी और डाइवर्ट हो जाएगी, टकराएगी डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है, ये कर्व्ड इनवर्ड होता है। ठीक है, पॉलिश यहाँ होती है और कन्वर्जिंग होते हैं। कन्वर्जिंग मतलब एक टकराएगी और एक जगह कन्वर्ज होगी, एक जगह कन्वर्ज होगी। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, है ना। इसके बाद हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग और बहुत सारा एरिया आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर के अंदर उल्टा दिख रहा है, आपको चीजें उल्टी दिख रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे कॉनकेव मिरर की। ये कॉन्वेक्स की भी हो सकती है, मगर ये टर्म्स समझने के लिए हमने कॉनकेव मिरर लिया है ना। कॉनकेव मिरर मतलब यहाँ पे पॉलिश हुई हुई, यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है, देखिए ये एक मिड पॉइंट है, ये पूरा का पूरा एक बेसिकली सर्कल, होलो है ना, होलो स्फीयर है जिसके अंदर से हमने ये पोर्शन कट करके रखा है और इसका सेंटर है ये। ठीक है, तो हम यहां से और यहां तक के पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा आपको। ठीक, अब सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल मिड से और पोल से टकरा रही है, पी पोल है। ठीक है, पोल से टकरा रही है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक, पी पोल है ही हमारा, है ना, पी पोल है, यहाँ से यहाँ तक मिड की है, मिड है ये, पी पोल है, और यहाँ से लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ से एम और एन, इतना पोर्शन, इसे बोलेंगे अपर्चर, है ना। अपर्चर हमने कैमरास के अंदर भी सुना होगा। तो ये है अपर्चर, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, इसके मिड पॉइंट के ऊपर आएगा फोकस, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना उसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो मिड पॉइंट है इसका हाफ है जो रेडियस का, उसे बोलोगे आप फोकस। ये बोलोगे आप फोकस, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोलोगे आप फोकल लेंथ। तो ये जो भी मैंने बोला है ना, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, सी से पी तक, ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइन कनेक्टिंग द पोल इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट जो कर रही है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो मिड पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, पहले ही हमने बात कर ली है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज ए पार्ट। ये सेंटर है पूरे स्फेयर का और ये मिरर एक पोर्शन है इसका। प्रिंसिपल फोकस की भी बात कर ली, जहां सब लाइन मिलेंगी। फोकल पॉइंट क्या है, इट इज द इट्स ऑन द एक्सिस ऑफ मिरर, एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, वेयर इन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज। तो जो भी ये जो एक्सिस होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रेज पैरेलल होंगी वो कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसे बोलेंगे फोकस या फोकल पॉइंट।
या फिर इसने एक और बात कही है कि वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस अपीयर टू, है ना, कन्वर्ज। तो ये ऐसा लगेगा यहाँ टकरा रही है, तो ये आ कहां से रही है, यहाँ से अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है यहाँ। तो इसे हम बोलेंगे फोकस या फोकल पॉइंट। के बाद फोकल लेंथ, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ मिरर। तो aperture, I mean, it is a point from which the reflection of light actually happens. It also gives the size of mirror, और ये मिरर का साइज भी बताता है। फिर इसके बाद एक और चीज निकल के आती है, जो हमारा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, है ना, R इज इक्वल टू 2F। मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स है फोकल लेंथ का, है ना, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स है। ये फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, ये समझे, तो 2 टाइम्स है फोकल लेंथ का। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए, तो लाइट के अंदर हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने ये कवर अप कर लिया था, पूरी चीजें इसके अंदर देख ली थी और ये रिलेशन निकाला था R इक्वल टू 2F। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे। तो यहाँ एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर 9.3 पे। वो क्या कहता है, कहती है एक्टिविटी कि सबसे पहले आपको क्या क्या लेना है, कौन केव मिरर लेना है। कौन केव मिरर के बारे में आपको पता ही है। कौन केव मिरर कैसा होता है, जिसकी ये साइड पॉलिश हो। ये कौन केव मिरर ले लिया आपने। मार्क ए लाइन ऑन ए टेबल विथ चौक। चौक से आप क्या करेंगे, टेबल के ऊपर मार्किंग कर देंगे, है ना। चौक लगाया, मतलब एक लाइन खींची, अब उसके बाद चौक से मार्किंग करी। क्या मार्किंग करेंगी, आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं, ठीक। और फोकस कहाँ रहेगा इसका, आधा, क्योंकि रेडियस होता है ये, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर रहती है। तो फोकस तो ये आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। तो आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, या फिर आप ऐसा करें एक कैंडल रख लें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप एक कैंडल रख लें। तो आपने एक कैंडल रखा, थोड़ा सा हम इसे मिटा के अच्छी सी कैंडल बनाए। तो आपने एक कैंडल रखा, ठीक है, मोमबत्ती। तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है ना। अभी यहाँ रख रखा है, फिर उसके बाद यहाँ रख लीजिएगा, फिर यहाँ रख लीजिएगा, फिर यहाँ रख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी है, ठीक। तो ये चीज आपको एक्टिविटी दी गई है, तो हम इसका वीडियो शेयर कर देंगे आपको, है ना, अलग से। बाकी ये एक्टिविटी आपको करने रहेगी। अब आपको क्या करना है, ये चीज अभी आगे बता देंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट करा ना, एक्टिविटी करी, उसका क्या रिजल्ट निकला, वो आपको आगे बताया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो किस तरीके से इमेज बनती है ना, तो उसके रूल्स हैं, ठीक है, कि लाइट किधर से आएगी तो कहाँ जाएगी। तो रे अगर, सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल होगी लाइट, तो ये फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से, ठीक, फोकल पॉइंट। तो यहां से होके गुजरेगी अगर पैरेलल होगी। एक चीज समझ में आ गई आपको बात, तो यहाँ यही लिखा हुआ है पूरा। ऐसे ही अगर कॉन वैक्स मिरर है, कौन सा, कॉन वैक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है, केव की तरह, कॉन केव मिरर, है ना। तो कॉन वैक्स में क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। और डाइवर्ट कैसे होगी, कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है और डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। तो अपीयर्स कहां से हो रही है, फोकस से। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन appears to diverge from principal focus in case of convex mirror, है ना। appears to diverge हो रही है, कहां से हो रही है, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड रूल। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ये सीबीएसई में तो पूछे नहीं जाते, आरबीएसई में थोड़ा बहुत
पूछ सकते हैं, मगर फिर भी ये रूल पूछे नहीं जाते, मगर याद जरूर रखना होता है, क्योंकि आगे जाके इमेज इससे ही बनेगी पूरी। सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर लाइट रे फोकस से होके गुजर रही है तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल। पहले क्या था, लाइट रे यूं जा रही थी और फोकस से होकर गुजर रही थी, और अब क्या है, फोकस से अगर आ रही है लाइट, फोकस से होते हुए गुजर रही है, देन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे यहाँ पे भी है, अगर लाइट ऐसा लग रहा है फोकस पे पड़ने वाली है तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बड़ी सीधी सीधी बात है, इस डायग्राम को याद रखना है। डायग्राम याद रहेगा, अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर आपको बोलना है या फिर लिखना है या एक्सप्लेन करना है। लिखना अपनी लैंग्वेज में है, ये अगर रट्टा लगाने बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसे आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, और इन डायग्राम्स को आप बाय हार्ट लर्न कर लें। अब थर्ड रूल कहें कि अगर लाइट रे कहां से होके गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही, तो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही है तो वापस वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ठीक है, यहां से आई और यहीं वापस चली गई। ठीक, ऐसा ही है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, अगर ऐसा लगेगा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलने वाली होगी ऐसी लाइट रे, वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक पीछे हो जाएगी। तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो सेम पाथ के ऊपर रिटर्न बैक हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको ये लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जो सेंटर के ये से भी लिख सकते हो, जो लाइट सेंटर की कर्वेचर के ऊपर से जाएगी वो वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, खुद के नोट्स बनेंगे ज्यादा अच्छा, और डायग्राम तो याद करना। लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना कि ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइट रे कहाँ पे गिर रही है, पोल के ऊपर जा रही है। ठीक है, पोल के ऊपर जा रही है तो क्या होगा, पोल पे जा रही है तो वो ए से चली जाएगी। ये ए से चली जाना मतलब क्या होगा, अगर ये पोल पे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी ना आई, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये जाने वाली रे एंगल बनाएगी आर, तो आई और आर ये दोनों इक्वल होंगे। ये सबसे बढ़िया बात है, अगर पोल के ऊपर आई लाइट तो वैसे का वैसे ही निकल जाएगी, मतलब ये जो बीच की प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों सेम होंगे। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी यही केस है, आई और आर सेम होंगे। ठीक है, यहाँ दे भी रखा है कि ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पी ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ऐसे हो जाएगा, और आई और आर दोनों सेम रहेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ लिखा नहीं है मगर आप ध्यान रखें। अब ये पूरा का पूरा गेम ये है, आपको ये पूरे 6 डायग्राम याद कर रखने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा डायग्राम में ये आता है। ठीक है, एग्जाम में ये आता है, और ये पूरी टेबल याद रखनी है। और अगर टेबल याद रखनी है, आसान तरीका क्या है, ये डायग्राम याद रखो, डायग्राम आसानी से याद हो जाएंगे, बार बार आपको रिवाइज करना है। तो हम इसे एक एक करके लेते हैं और एक एक केस लेते हैं कि क्या क्या केसेस हैं, तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। इनकी टेबल मैंने यहाँ लिख दी है साइड के अंदर और इसे एक्सप्लेन यहाँ करा है। डायग्राम आपको पक्के से याद करना है, तो शुरुआत फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है, अगर ऑब्जेक्ट, जैसे जो कैंडल थी ना हमारी, वो ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, या कोई कुछ भी चीज मान सकते हो। कैंडल कहाँ है, ये मिरर है, कौन सा मिरर है, कौन केव मिरर। ठीक है, यहाँ पे पॉलिश है। तो अगर कोई कैंडल बहुत दूर है, इंफिनिटी के ऊपर है ना, इंफिनिटी बहुत दूर है, तो क्या होगा, इंफिनिटी के ऊपर है ऑब्जेक्ट मतलब कैंडल, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस, और आपको पता है ये फोकस कहाँ है, यहाँ पे बनेगी। तो ये पोजीशन बता दी, ठीक है, किसकी, इमेज की, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इंफिनिटी। ठीक, अब नेचर क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी,
तो वो क्या होगी, रियल होगी। अब आपको पता ही है, हमने रियल और वर्चुअल के बारे में डिस्कस कर रखा है कि रियल क्या होता है, जो स्क्रीन पे ले ली जाए। तो वो रियल होगी और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड, उल्टा। तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, रियल इमेज जो स्क्रीन पे ली जा सके, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। तो ये हो गई नेचर। अब साइज कितना बड़ा रहेगा, तो साइज ऑफ इमेज कितनी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत बहुत छोटी, तो हाईली डिमिनिश्ड रहेगी ये, ठीक है। इस चीज को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ना। तो आप ऐसे भी टेबल से याद कर सकते हो, बाकी ये भी आसान तरीका है। इसके बाद ये फर्स्ट इमेज आ गई। अब सेकंड इमेज की बात करें हम। सेकंड इमेज क्या बोलती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी मतलब, सी याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी है, ये एफ फोकस है, ये पोल है। तो बियॉन्ड सी मतलब दूर। इन्फिनिटी कहाँ है, इन्फिनिटी यहाँ है ना, या फिर और दूर है इन्फिनिटी। तो बियॉन्ड सी, ठीक है। तो सी से थोड़ा सा इधर है। अब क्या होगा, अगेन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच के अंदर। कहाँ बनेगी, सी और एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी इमेज। यहाँ पहले कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बन रही थी। अब कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच के अंदर बन रही है। समझ में आ गई बात। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसे रहेगी, आपको दिख भी रहा है। नेचर होगी रियल, क्योंकि स्क्रीन पे ली जा सकती है, और इन्वर्टेड उल्टी दिख रही है आपको, तो इन्वर्टेड रहेगी। हमने एक्सपेरिमेंट्स भी कर रखे हैं, तभी ये ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं। साइज क्या रहेगा, साइज क्या है, ये देखो इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो छोटा रहेगा, डिमिनिश रहेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश नहीं रहेगा, फोकस पे बनती जब रहता वो, ठीक है। तो ये याद करिएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। थर्ड वाला, ठीक, थर्ड वाला क्या बोलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। कहाँ होगा, सी के ऊपर ही होगा ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट है ना, हमारा ऑब्जेक्ट मतलब कैंडल। तो सी पे होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इमेज की पोजीशन क्या होगी, अगेन वो सी पे ही होगी। जो सी पे रहेगा वो सी पे ही आएगा, ये बढ़िया है ना। तो सी के ऊपर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा। नेचर कैसी होगी, नेचर कैसी होगी इमेज की, रियल होगी, क्योंकि उसे ले सकते हो आप स्क्रीन पे। और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, है ना, उल्टी दिख भी रही है आपको, है। इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, सी के ऊपर सेम साइज जैसा ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आया फोर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन और एफ और सी। अब एफ और सी मतलब फोकस और सी के बीच के अंदर आपने लग दिया ऑब्जेक्ट मतलब कैंडल। तो आपका इमेज पोजीशन क्या होगा, इमेज पोजीशन होगा बियॉन्ड सी। मतलब अब पहले तो सेंटर ऑफ, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी। अब ये इधर गई तो अब कहां पे पहुंच गई, बियॉन्ड सी पहुंच गई, है ना, सी के इस साइड में पहुंच गई, बियॉन्ड सी। इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल, ठीक है, रियल हो गया, ले सकते हैं आप इसे स्क्रीन पे। इन्वर्टेड हो गया, उल्टी आएगी, ये उल्टी आ रही है, जो भी आ रही है उल्टी आ रही है बार बार। साइज, साइज क्या है, अब देखो आप, ये छोटा है और ये कितनी बड़ी हो गई, तो एनलार्ज हो गया, ठीक है, एनलार्ज हो जाएगा ये। तो आप ध्यान रखें, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो ये उल्टा होगा और ये एनलार्ज होगा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है। इसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ क्या बोलता है कि भाई अब तो है ना सी और एफ के बीच में नहीं है, अब तो ये फोकस के ऊपर ही है। अब क्या होगा, जैसे ही फोकस के ऊपर आएगी इमेज कहाँ पे पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पे। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी, रियल, जो ली जा सके, है ना, स्क्रीन पे, और इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी बनेगी। और साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज साइज होगा, बहुत बड़ा, है ना, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा साइज। तो इसे याद रखना है। तो ये सेम सेम केसेस हैं, सब उल्टी बन रही है, ठीक है, स्क्रीन पे आ रही है। अब ये सिक्स केस स्पेशल केस हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसे ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा बार आता है एग्जाम में। ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पे है, पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब कुछ नया होगा, देखते हैं क्या होता है। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे चली गई, ये रहा ऑब्जेक्ट,
इमेज की पोजीशन कहां चली गई, यहां पे मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर, मतलब वर्चुअल हो गई और ये बड़ी हो गई, वर्चुअल भी हो गई और इससे ज्यादा बड़ी भी हो गई। तो हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर हो गई इमेज की पोजीशन, नेचर कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई, इसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते, और कैसी हो गई, सीधी हो गई, इन्वर्टेड नहीं हुई, सीधी हो गई मतलब इरेक्ट हो गई, और साइज कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो टेबल है वो याद रखनी है ना, ये सब पूरी की पूरी टेबल है, एनसीईआरटी में दे रखी है पूरी टेबल, ये ऐसी याद रखनी है आपको। ओके, फिर इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। अभी तक कॉनकेव मिरर था जो कि सबसे ज्यादा आता है, अब आएगा कॉन्वेक्स मिरर जो कम आता है, मगर आता है तो फिर परेशान कर देता है। तो अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब इस कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर मतलब इस तरीके से ये पॉलिश होगा, कॉनकेव कैसे था, इस तरीके से पॉलिश था। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है, इमेज पोजीशन कहाँ होगी, इमेज पोजीशन होगी फोकस के ऊपर, बिहाइंड द मिरर, कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, यहाँ होगी फोकस के ऊपर बिहाइंड द मिरर, इंफिनिटी पे फोकस पे होगी बिहाइंड द मिरर। कैसी होगी, मिरर के इधर है तो मतलब वर्चुअल, मिरर के इधर है तो मतलब इरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, सीधा सिंपल सा वर्ड, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ये याद रखने की चीज है, हमेशा यही होगा, अगर उधर गई इमेज तो सीधी बनेगी और वर्चुअली बनेगी। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा दिख रहा है आपको, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, तो ये याद रखना है, ये टेबल भी होती है इसकी, एनसीईआरटी में दे रखी है, याद रखना। सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी और पोल, इंफिनिटी यहाँ था, बहुत दूर था, बहुत दूर था, और पोल के बीच के अंदर, तो यहाँ कहीं इंफिनिटी था, तो ये पोल और इंफिनिटी के बीच के अंदर है, तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो अगेन इमेज पोजीशन कहाँ होगी, पोल और फोकस के बीच के अंदर होगी, है ना, ये रहा पोल और फोकस के बीच के अंदर कहीं होगी, तो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, ध्यान रखें, इरेक्ट बनेगी हमेशा, ध्यान रखें, वर्चुअल बनेगी हमेशा, ध्यान रखें, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर होगा, यहाँ पे बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी बनेगी, साइज कैसा होगा, छोटी बनेगी, डिमिनिश। ठीक, तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ हम यूज देखेंगे। फर्स्ट यूज हमारा है, उससे पहले आप देख लीजिए कॉनकेव मिरर किस तरीके से होता है। कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है, और यहाँ अगर छोटा हाथ है तो अंदर क्या दिखता है, बड़ा हाथ दिखता है। ठीक है, ये एनलार्ज के अंदर होता है, मगर अगर यही हाथ पीछे ले जाएं तो यही हाथ उल्टा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के बारे में देख लिया। यूज क्या होता है, यूज इन टॉर्च, टॉर्च के अंदर यूज होता है। ठीक है, ताकि एक जगह फोकस हो सके लाइट। सर्च लाइट के अंदर होता है, व्हीकल हेडलाइट, व्हीकल की हेडलाइट के अंदर होता है, ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ सके। इसके बाद कॉनकेव मिरर बहुत ज्यादा यूज होता है, कौन यूज करता है, डेंटिस्ट, जब आपके दांत देखेंगे ना अंदर, मिरर डालते हैं और वहां दांत देखते हैं, ताकि वो दांत, छोटा दांत बड़ा दिखे, और वहां अगर कोई कीड़ा हो तो वो साफ साफ दिख जाए, या प्रॉब्लम हो तो दिख जाए। ठीक है, तो लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट की रहती है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, तो जब शेविंग करते हैं ना हम, तो कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि अच्छे से शेव हो, है ना, बाल कहीं से छूटे नहीं। ये एक चीज हो गई शेविंग वाली। इसके बाद लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस के अंदर अगर हीट जनरेट करनी है ना, तो लार्ज कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। तो आप ये याद रख लीजिएगा, ये आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से होता है, हम कहाँ लगाते हैं, कार के अंदर रियर व्यू मिरर के अंदर लगाते हैं, ताकि हमें पीछे वाला बहुत ज्यादा एरिया दिख पाए और सीधा दिख पाए। ऐसे ही सिक्योरिटी के पर्पज से भी लगाते हैं, ताकि पूरा का पूरा चीजें दिख जाए। तो यहाँ बताया गया है
क्या क्या यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, है ना, रियर व्यू मिरर व्हीकल के अंदर। तो एक चीज इसका रीजन भी पूछ लेते हैं। तो रीजन क्या है? बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, है ना, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश, छोटी इमेज और इरेक्ट इमेज देते हैं, सीधी इमेज और डिमिनिश छोटी इमेज देते हैं, ठीक है, ताकि वाइडर एरिया कवर हो सके। और हैव वाइडर फील्ड व्यू, है ना, ज्यादा फील्ड व्यू है। छोटी देते हैं इमेज और ज्यादा एरिया कवर करते हैं, छोटी देते हैं इमेज और ज्यादा एरिया कवर करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्या है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ब्लाइंड टर्न, ब्लाइंड टर्न के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ऑफ ट्रैफिक, तो वहां भी यूज होता है ये। यूज इन शॉप सिक्योरिटी मिरर, तो सिक्योरिटी मिरर जो होता है ना, ये उसके पर्पज से भी ये यूज होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। तो आप इसे ध्यान रखें, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, अगर ये समझ में आ गया ना आपको, तो पूरे न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसे ध्यान से समझना है। तो ये क्या ले रखा है हमने? ये ले रखा है हमने कॉन केओ मिरर, है ना, ये मिरर ले रखा है। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन माइनस प्लस लगाना है, तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट दे रखा होगा इस तरीके से, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। सपोज आप कैंडल मान सकते हो, है ना, तो कैंडल ऐसी रखी हुई है सीधी, है ना, अपवर्ड इस तरीके से, तो हम पॉजिटिव लेंगे। किस चीज को लेंगे? ये क्या चीज है? हाइट है, तो एच इज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ एच पॉजिटिव हो गया, हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। अगर यही डाउनवर्ड होती है, हाइट हाइट डाउनवर्ड होती है, तो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जनरली ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, पॉजिटिव रहेगी मैक्सिमम टाइम पे, और इमेज की हाइट, है ना, अक्सर ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव भी हो जाती है जब ये सीधी होती है। तो ये उल्टी है तो नेगेटिव आएगा, एच डैश नेगेटिव के अंदर आएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ये चीज हो गई। चलिए, ये तो आसान है। अब क्या है? आपका ये पोल है, अब पोल से इसकी डिस्टेंस नापेंगे हम, यहां से यहां तक, ठीक। तो अभी किधर गए हम? यहां से इस डायरेक्शन में गए। अपोजिट डायरेक्शन किसकी है? ये लाइट ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, हम नाप पोल से यहां रहे हैं, ठीक है। क्या चीज नाप रहे हैं? डिस्टेंस किसकी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम नाप रहे हैं। तो हम मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव है, ऐसे नाप रहे हैं, है ना, मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट, नेगेटिव लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसे किस चीज से डिनोट करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके से नाप रहे हैं, इधर से इधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये नेगेटिव होगी, ठीक। ऐसे ही इमेज, ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से, तो हम इसे भी नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहां से यहां तक क्या होगा? नेगेटिव होगी। और इसे डिनोट किससे करते हैं? वी से, है ना, वी डिस्टेंस शो करती है यहां से यहां तक, तो यहां वी नेगेटिव है। मगर यही चीज अगर इमेज यहां होती, ठीक है, इमेज होती यहां, क्या होती? इमेज होती यहां, तो क्या होता? ये ए से मेजर करते यूं, डायरेक्शन ऑफ लाइट टुवर्ड्स राइट, तो राइट के अंदर अगर होती तो ये पॉजिटिव होती, और क्या होती पॉजिटिव? वी, है ना, वी होती पॉजिटिव। तो इसे याद रख लीजिएगा। इसे हमने लिख के भी दिखाया है ना। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर में क्या है? कार्टेशियन के हिसाब से साइन कन्वेंशन फर्स्ट है, हमने इसको बताया कि भाई हम डील कर रहे हैं न्यू कार्टेशियन के हिसाब से। यहाँ फर्स्ट चीज लिख रखी है, द कन्वेंशन आर एज फॉलो, क्या है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट के ऊपर हम रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट भी इधर से पड़ रही होगी, हम ये अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड चीज, द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो सेकेंड चीज ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी डिस्टेंस है
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मेजर कैसे करी जाएंगी, कहां से करी जाएंगी, पोल ऑफ द मिरर, पोल से करी जाएंगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद थर्ड है ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ ओरिजिन, है ना, राइट ऑफ ओरिजिन, वो कैसे ले रहे हो आप, पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव, ठीक है, राइट। और लेफ्ट कैसे लोगे डिस्टेंस, नेगेटिव लोगे। तो ये यहां बताया गया है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो परपेंडिकुलर और अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड रहेगा जो, ठीक है, डाउनवर्ड जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। तो ये आपको हमने लिख के भी बता दिया। और लिखना आता नहीं है, पूछते भी नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी रहता है, तो आप इसे याद जरूर। मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ध्यान से हमें पढ़ना है। सबसे आसान चीज, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज टू 1/m। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, सिंपल। ठीक, तो v क्या है आपको पता है, v क्या चीज है, इमेज की डिस्टेंस, ये पता है v क्या है। u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। ये जैसे यहां इमेज है, ये इमेज की डिस्टेंस क्या है v, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u। तो ये आपने बता दिया। f क्या है, f यहाँ पे कहीं आएगा, फोकल लेंथ आएगा, है ना, फोकल लेंथ f आता है। तो ये हो गया f, तो ये फॉर्मूला है। और आपको यहाँ लिख भी रखा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f, ये सब बता रखा है। तो आपको ये याद करना है बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, हमारा दूसरी चीज आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या काम कर रहा है, मैग्निफिकेशन डिफाइन करता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन रहता है कि कितना मैग्नीफाई हुआ, है ना, ये छोटा हुआ। तो मैग्निफिकेशन का रेशो, ठीक है, एच इमेज, एच ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीके से फॉर्मूले में यूज करते हैं, कैसे, एम इज इक्वल्स टू एच इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक m का फॉर्मूला हो जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद, ये याद रखने के बाद आपको ये एक वर्डिंग्स हैं जो आपको काम में आएंगे न्यूमेरिकल जब करेंगे। तो यहां बताया जा रहा है नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल। तो अगर आपको m की वैल्यू नेगेटिव दे दे, तो आप समझ जाओगे कि इमेज जो है वो रियल होगी। और रियल इमेज कैसी होती है आपको पता है ना, रियल इमेज बाहर बनती है, स्क्रीन पे ले सकते हैं। ठीक, तो अगर इमेज यहां लेंगे, बाहर लेंगे, ऑब्जेक्ट तो यहां होगा, तो ऑब्जेक्ट की क्या, यू क्या होगा आपका, यू क्या होगा, यू होगा नेगेटिव, वी क्या होगा, वी भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये पढ़ा था। तो एम इज इक्वल टू माइनस वी की क्या वैल्यू है, वी की है माइनस, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, और यू माइनस में, क्योंकि ये भी इस साइड है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, और बचेगा क्या, माइनस का वैल्यू, माइनस का क्या वैल्यू, नेगेटिव एम, नेगेटिव एम बचा। तो यहाँ बोल रहा है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये रियल इमेज है। तो रियल इमेज कब होगी, जब v माइनस होगा, u माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसा शो कर रहा है, तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए इसके बारे में। ऐसे पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, ये पता है आपको। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि v की वैल्यू क्या है, यहाँ पॉजिटिव, v पॉजिटिव है क्योंकि यहां बन रही है इमेज, है ना। और u की वैल्यू, u तो नेगेटिव होता ही है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो v क्या है, पॉजिटिव, और u क्या है, u क्या है, नेगेटिव। तो u नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी m की। तो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है।
ठीक है, तो ए से पता करोगे आप एम की वैल्यू से कि इमेज रियल है या वर्चुअल, तो इसे याद रखना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो अभी तक हमारा रिफ्लेक्शन था, अब आया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा क्या, ये बड़ा ही आसान सा फिनोमिना है। क्या है, देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ, तो पाथ में चेंज हो रहा है। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो सपोज एक आपके पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं एक मीडियम है ना, ग्लास मीडियम या फिर वाटर मीडियम, है ना, ग्लास या वाटर एक मीडियम है। यहाँ एयर मीडियम है, एयर, और ये बाउंड्री है पूरी। तो एक लाइट आई, एक लाइट रे आई, और ये बेंड हो गई, और ये क्या है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो इंसिडेंट रे आई, टकराई, और क्या हुआ, बेंड हो गई। बेंड किधर हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मल है, हमें पता है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो इस बेंडिंग को क्या बोल रहे हो आप, बेंडिंग को बोल रहे हो रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही होता क्या है, इसका अपोजिट भी होता है। अगर यही लाइट यहां से उल्टी जाती, देखिए यही लाइट अगर इस तरफ से भेजोगे तो यूं गई, और ये इस साइड निकल जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो बेसिकली बेंडिंग हो रही है, पाथ चेंज कर रही है, उसे बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन। बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, तो होता इसलिए है क्योंकि चेंज ऑफ स्पीड होती है इसके अंदर। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, इतनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिफ्रैक्शन के अंदर आपकी डेफिनेशन आ सकती है स्टेट बोर्ड के अंदर, और सीबीएसई बोर्ड में इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसा होता क्यों है ना, स्टेटमेंट पूछ लेंगे ऐसा होता क्यों है। और अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एक पेंसिल रखेंगे गिलास में, आज घर के ऊपर ट्राई करके देख लीजिएगा, पेंसिल रखिएगा और दूर से देखिएगा उसे, है ना, सीधे सीधे, तो आप देखेंगे बेंड हो जाएगी पेंसिल। या फिर एक लेमन लेंगे ना, एक लेमन लेंगे, तो लेमन बाहर तो पतला छोटा दिखेगा, और जैसे अंदर डालेंगे गिलास के पानी में वो बड़ा हो जाएगा, और ये बेंड हुई हुई पेंसिल दिखेगी। तो ये करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, और फिर मेरे को आप कमेंट में लिख के भेजिएगा कि करा या नहीं करा। और आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री लेक्चर देखने हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां ये लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन देता है। चलिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं रिफ्रैक्शन के, जैसे आपने क्या करा, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल थोड़ा ऊपर दिखता है ना, बॉटम होता नीचे है मगर दिखता ऊपर है। कभी भी आप स्विमिंग पूल में उतर के देखें तब पता चलेगा। ऐसे जो पेंसिल है वो अगर वाटर में डिप रहेगी तो वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है ना, ऐसा लगता है। और ऐसे लेमन है, वो अगर ग्लास के अंदर डालोगे तो वो बिगर दिखता है, ये वाला एग्जांपल। और आप कोई ग्लास स्लैब है, उसको आप किसी लेटर के ऊपर रखोगे, बुक्स के लेटर के ऊपर, तो वो थोड़े से उभरे हुए दिखेंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसके अंदर दिखाया क्या जा रहा है, देखिए इसके अंदर दिखाया, ये नॉर्मल तो आपको पता है ना, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ दोनों नॉर्मल डाल रखे हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सा मीडियम दे रखा है, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब एयर, है ना, डेंस नहीं है, डेंसर नहीं है, रेयरर है। और यहाँ पे हमने ले रखा है डेंसर मीडियम, जैसे वाटर और ग्लास इसके मुकाबले, है ना। तो अब इंसिडेंट रे आई और बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रेयरर से डेंसर में आएंगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और यहीं पे अगर डेंसर होता ना, जैसे ग्लास होता, ठीक, और एयर के अंदर जाती, रेयरर के अंदर जाती, तो इंसिडेंट रे टकराती और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के अवे हो जाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर लाइट रे नॉर्मल इस तरीके से आएगी तो क्या होगा, ये सीधी निकल जाएगी, है ना, बेंड नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, ये बड़ा काम आने वाला। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए अभी तक हमने देखा था रिफ्रैक्शन के अंदर एक लाइट आई एक मीडियम से, एयर मीडियम से, और ग्लास मीडियम में जैसे गई तो वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमने ये देखा था डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लाइट क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। अभी लॉस आ गए उसके,
ठीक है, ये स्टेट बोर्ड में सीधा सीधा आ जाता है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोला क्या गया है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, आपको पता ही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, to the interface of two transparent medium at the point of incident all lies in the same plane। ये एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ये फर्स्ट लॉ बोल दिया, कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी बात इन्होंने क्या करी, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपके पास यहां पे आई था और ये आर था, तो ये बोल रहा है साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर, है ना, रेशो, इसका रेशो इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ये फॉर्मूला याद है तो आप ये लिख सकते हैं, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ बहुत बार आता है, इसे ध्यान से याद करें। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या है, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, सिंपल, ये स्नेल्स लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, सेकंड लॉ भी समझ में आ गया होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ना, क्योंकि एक्चुअली होता ये है, ये जो कांस्टेंट आता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कांस्टेंट। तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्या वैल्यूज होती है, तो उससे ये पता चलता है कि कितना बेंड होने वाला है। तो देखिए, द रिप्रेजेंट्स इट्स रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने अमाउंट से बेंड करेगी लाइट, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आया था ना, साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट आया था, ये जो कांस्टेंट होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका एंगल का रेशो क्या होगा, तो कितना बेंड होगा ये पता चल जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनकी भी डेफिनेशन आ जाती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, डेफिनेशन कम आती है, अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा है देखिए। तो हम इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, n21 से कर रहे हैं सबसे पहले। तो n21 का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू, है ना, एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी, है ना, ये वाला मीडियम एयर है, ये वाला ग्लास है, ये रेयर है, ये डेंसर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन with respect to air is given by ratio of speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना, मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो क्या होगा, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, और इसे कैसे लिख सकते हो आप, n2/n1, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चल गया होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऐसे ही n21 है, ऐसे n12 भी हो सकता है। तो n12 क्या बोलेगा, n12 बोलेगा, है ना, n12 को कैसे लिख सकते हैं, n12 को लिख सकते हैं n1/n2, ठीक, और ये क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये इसका रेशो होगा n1/n2। अच्छा, इसको एक अलग स्टाइल से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या, इसे नीचे लाएं 1 और n1 को नीचे लिया है, इससे लिख सकते हैं। इससे n2/n1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/n21 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे, और ये बोला क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो ये होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो
तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कराई जाए तो वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल्स टू c बाई v। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके। तो शुरू शुरू के अंदर जो हमने बात करी थी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, तो वो यहाँ स्नेल्स लॉ पे भी अप्लाई होती है। तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। वन मीडियम यहाँ है, टू मीडियम यहाँ है, तो यहाँ आएगा n2 बाई n1, इस तरीके से आएगा। या फिर इसे कैसे लिख सकते हो, n2 1, या फिर इसे और कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन n12, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसे। तो ये सब चीजें साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है और रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ दे रखी है, जैसे एयर की 1 मान के चलते हैं ना, वैक्यूम की 1 मान के चलते हैं, एयर की 1.003 ही होती है। बाकी ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद नहीं रखना, क्योंकि आपके पास आ जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी होती है, 2.42 डायमंड की होती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं, आपको लिखी भी आएंगी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो, ठीक है। इसके बाद आप रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज रहेगा, है ना। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखें कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है। तो इस पहले तो लेंसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेंस होता क्या है। तो लेंस आपको पता है क्या होता है। आपने क्या करा, एक स्फेयर लिया है ना गिलास का, और गिलास का ऐसा स्फेयर है ये जो सॉलिड है ना। अब इसे आपने कट कर लिया, तो ये कट कर लिया तो ये किस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया, है ना। और अगर यही चीज आप इस तरीके से कट कर लें, मतलब एक तरफ से इधर काट लें और एक इस साइड से काट लें, ठीक है, तो ये अलग तरीके से आपको लेंस दिखेगा, जिसे हम आगे जाके कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और आपको ये जो लेंस है, ये लेंस, ये पोर्शन ये अलग दिखेगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन कैसे दिख रहा है आपको, इस तरीके से दिख रहा है कुछ, ठीक है। और दूसरा वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स और इसे बोलेंगे कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होगी। तो इस रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, या तो ऐसे या इस तरीके से। और ये बना कैसे, मैंने आपको बता दिया। Two surfaces of which one or both surfaces are curved is called a spherical lens। तो ये कर्व्ड है, एक या दोनों सरफेस, ऐसा भी बन सकता है ये लेंस, है ना। आपने इस तरीके से इसे काटा हो, या फिर इसे आपने इस तरीके से काटा हो, ठीक है, एक तरफ से आपने कवर करा हो, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो जनरली हम किस तरीके से देखेंगे, इन दोनों तरीके से देखेंगे। तो ये कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस होता है ये वाला। इट इज स्फेरिकल लेंस इन विच टू स्फेरिकल सरफेस बल्क इनवर्ड, इनसाइड धसी हुई होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, है ना। डाइवर्जिंग लेंस होगा, यहां टकराएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, रे डाइवर्ज होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेंस कौन सा दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या बोल रहा है, इट इज ए स्फेरिकल लेंस इन विच टू स्फेरिकल सरफेस बल्ज आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड बल्ज आउट है ना। तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो जो भी रे होगी वो इससे टकराएगी और एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी या फिर कन्वर्ज होगी, तो इसलिए इसे बोल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका थोड़ा सा डायग्राम। तो डायग्राम में किस तरीके से दे रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से रे आ रही है, यहां से रे आ रही है, यहां से रे आ रही है, ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, और टकरा कर रही है यहाँ पे, फोकस के ऊपर जा रही है। तो इसे क्या बोल रहे हो आप, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, 2f1 जिसे कहेंगे। यहाँ f1 है, ये f2 है, ये फोकस टू है ना, डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस 1 और ये डबल ऑफ फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1।
इसके बाद आपने कॉनकेव लेंस देखा है, कॉनकेव लेंस के अंदर आपने देख रखा है इस तरीके से, तो पैरेलल आएगी और डाइवर्ट हो जाएगी, पैरेलल आएगी और डाइवर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। और कैसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है, तो यहाँ पे असली में इमेज बनेगा। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो अब इमेज फॉर्मेशन लेंस के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले रूल्स देखेंगे। ये जो रूल्स है ना वो डायरेक्ट नहीं आते, है ना, मगर इन्हें समझना जरूरी है, तभी आप एक इमेज बना पाओगे। ओके। और आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कौन वैक्स मिरर है, मिरर क्या लेंस है, ठीक है, कौन वैक्स लेंस। तो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, टकरा रही है और फोकस की तरफ जा रही, ठीक है ना, फोकस की तरफ। ऐसे ही हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, टकरा रही है और डाइवर्ट हो रही है कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ डाइवर्जन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से जा रही है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो भी रे पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो वो फोकस की तरफ जाएगी, यहाँ पे पैरेलल आएगी एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डाइवर्ट होगी और ऐसी डाइवर्ट होगी ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। तो डायग्राम से चीजें याद करना है ना, अगर आपको लिखने का भी आ जाए तो आपको डायग्राम से याद करना है। चलिए, इसके बाद सेकंड क्या केस है, सेकंड केस जैसे हमने मिरर में देखे थे ना वैसे ही, कि आप फोकस से टकराते हुए लेंस के ऊपर टकरा रही है ना, कॉन्वेक्स लेंस में, तो पैरेलल हो जाएगी, ऐसे हमने वहां भी देखा था। जैसे फोकस की तरफ जा रही होगी, है ना, मगर बीच में लेंस आएगा कॉनकेव लेंस और पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखी हुई है ऑलरेडी और आपने समझ भी रखा है, एक बार मिरर समझ रखा है तो ये भी हो जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पोल जो होता है, और यहां बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और वहां बोलते थे मिरर के अंदर क्या बोलते थे, पोल, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी, ऐसे यहां से भी ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी, डिविएशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब ये रूल्स पढ़ने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे, कॉन्वेक्स पहले देखेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला केस क्या आता है हमारे पास, कि रेज जो होती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, जब वो टकराती हैं तो सब के सब फोकस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना, कन्वर्ज हो जाती है। तो ये हमारा केस है और इसके अंदर हमने बताया कि इमेज जब अगर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर होगा, है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, है ना, ये फोकस F2 बोल दिया, इसे F1 बोल दिया क्योंकि दो फोकस होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। चलिए, तो इमेज बन गई फोकस पे। चलिए, इमेज इज हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश जो होगी बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी। इमेज होगी रियल, जो हम स्क्रीन के ऊपर ले सकेंगे, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ठीक। तो ये याद रखना है डायग्राम के साथ। सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ये f1 ये 2f1 अगर इसकी दूरी पे होगी, है ना, बियॉन्ड होगी, तो क्या होगा, तो एक तो यहां टकराएगी, पैरेलल जो है जाएगी, और ये फोकस से होते हुए इधर निकल जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधी निकलेगी और ये जहां मिलेंगी वो यहां होगा। तो ये कहाँ मिल रही हैं, ये मिल रही है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहें 2f2 के बीच के अंदर, है ना, बीच के अंदर मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे इसे, कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f1 होगा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर होगा, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच के अंदर फॉर्म हो रही है इमेज। तो ये याद रहेगा, याद रहेगा। इमेज डिमिनिश्ड होगी, ये बड़ी दिख रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो इमेज छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, छोटी होगी।
इसके बाद इमेज क्या दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है आपको और रियल होगी, जो स्क्रीन के ऊपर हम ले लेंगे। ये केस हो गया। इसके बाद थर्ड केस क्या रहता है, ये याद करने पड़ेंगे आपको केसेस। इसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 के ऊपर है, तो क्या होगा, ये टकराएगी, फोकस से के गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर गुजरेगी और कहाँ आएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी, ये आपको पता है। तो आपने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर है तो 2f2 के ऊपर बनेगी इमेज, और सेम साइज की रहेगी। सेम साइज भी बता दिया है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज रहेगा। इमेज क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये हमारे वहां पे भी थे मिरर्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। तो अगर 2f1 और f1 के बीच के अंदर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, तो एक तो यहां ले जाएगी, एक टकरा के फोकस से इधर जाएगी, तो कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी या c2, बियॉन्ड। तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और बहुत बड़ी है ये, है ना। ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, बहुत बड़ी। तो ये याद रखना, इसकी टेबल भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। ठीक। इसके बाद फिफ्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर आपने फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा, ये टकरा के इधर जाएगी, ये टकरा के इधर जाएगी, तो इन्फिनिटी के ऊपर चली जाएगी। तो आपने बता दिया इमेज इन्फिनिटी के ऊपर होगी, हाईली इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी इन्फिनिटी के ऊपर, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये बार बार एक ही चीज आ रही है। अब स्पेशल केस किस तरीके से आएगा, जो पहले मिरर में भी था, कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया इधर, तो क्या होता था, उल्टा बन जाता था, है ना, वर्चुअल बन जाता था। तो अब क्या होगा, इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड, इसी साइड के ऊपर इमेज बन जाएगी। ठीक, सेम साइड, एनलार्ज होगी, बहुत ही बड़ी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, इस साइड इधर ही बन रही है, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, सीधी होगी। तो ये केसेस आ गए आपके 6 केसेस। स्पेशल केस ये है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरी की पूरी आपको टेबल एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगी, कहाँ पे क्या हो रहा है ये हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसे आपको दोबारा रिवाइज करना है और याद रखना है, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी के ऊपर होगा ऑब्जेक्ट तो रेज आएंगी, टकराएंगी, डाइवर्ट होंगी और ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इधर ही बन रही है तो मतलब वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल बन रही है मतलब इरेक्ट होगी। ठीक, छोटी बनेगी फोकस के ऊपर, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, F1 के ऊपर ही बनेगी यही। तो हमें यहां पर से देखना पड़ेगा, तब बनेगी, स्क्रीन पे नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड केस के अंदर क्या करा आपने, बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच के अंदर कहीं भी रख दिया हमने, तो क्या होगा, अगेन इस तरीके से जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये यहां पे है। ठीक है, अभी फोकस के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा इधर रख दिया ना, इंफिनिटी के बाहर बाहर रखा है, मतलब बाद में रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास रखा है। तो आपको फोकस के ऊपर नहीं मिलेगी, ये मिलेगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, वो भी वर्चुअल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और छोटी मिलेगी, डिमिनिश मिलेगी। ठीक है, तो इमेज आपको पता चल गया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगी। ये केस थोड़ा कम आता है, मगर इससे पहले वाला केस आ जाता है। और वो जो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेस थे, उनके बेसिकली केसेस आते हैं। तो ये बनाने के लिए आएगा, आपको पक्के से आएगा, इनमें से एक ना एक आएगा। और ये कैसे दे रखा है, ये पूरे टेबल फॉर्मेट में दे रखा है। इंफिनिटी के ऊपर होगी तो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। ये तो वर्चुअल इरेक्ट होती है, ये तो पता ही होता है हमें कौन केव केस के अंदर। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन आएंगे और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला आएगा। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस का साइन कन्वेंशन कैसा होगा, बेसिकली हमारे पास दो लेंस हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव। इसका भी साइन कन्वेंशन वैसा ही होगा जैसा कि आपने मिरर का था। ठीक है, जहां आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इस साइड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
और अगर इस साइड होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अंदर भी इसी तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज यहीं बन रही है तो नेगेटिव, और इधर बन रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, बस फोकल लेंथ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ इसकी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी होगी वो नेगेटिव होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मिरर के अंदर हमने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आया लेंस, लेंस के अंदर क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक, तो दिस फार्मूला गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f। ये रिलेशनशिप बताता है। इसमें से दो चीजें दे रखी होंगी, एक चीज पूछेगा तो आराम से आप बता सकते हो। ठीक, मैग्निफिकेशन में सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कंफ्यूजन और आ सकता है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ठीक है, मगर यहाँ पे है v/u, मिरर में था -v/u, मगर यहाँ लेंस में है +v/u। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में तो माइनस आ जाएगा, मगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैग्निफिकेशन में ध्यान रखिए। ओके, पावर ऑफ लेंस डिनोटेड करते हैं पावर ऑफ लेंस को P से। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर। तो अगर कोई लाइट आई और कन्वर्ज हो गई यहाँ, या फिर कोई लाइट आई कन्वर्ज हो गई यहाँ, ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है ना, वो आपकी डिफाइन हो रही है पावर से, या डाइवर्ट हो रही है। सपोज कौन केव है तो ये यहाँ डाइवर्ट हो रही है, या फिर यहाँ कितनी डाइवर्ट हो रही है, या फिर आपकी डाइवर्जेंस कितनी, तो ये पावर रिप्रेजेंट करती है उसको। और आसान सी भाषा में अगर बोलें, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। एसआई यूनिट कितनी होती है पावर की, डायोप्टर होती है एसआई यूनिट, और उसे डी से डिनोटेड करा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। के बाद वन डायोप्टर क्या होता है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो पावर ऑफ लेंस इज क्या होती है, जिसकी वन डायोप्टर कब कहेंगे, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 डायोप्टर लिखेंगे, या फिर इसे आप लिख सकते हो 1 मीटर इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, फोकल लेंथ 1 मीटर होगी जब बोलेंगे 1 डायोप्टर या 1 मीटर इनवर्स। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है, ये याद रखिएगा, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की पावर नेगेटिव होती है ना। ये लॉजिकली भी आप देख सकते हैं पीछे के थ्रू, है ना, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।